सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में पाठ 14 पढ़ रहे हैं और लेखक हैं मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान के कुछ अंश को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लेखक सूर्यास्त के दर्शन कर लेता है और समुद्र किनारे उतर जाता है टीले से, और उसके बाद वहाँ कई प्रकार की रंगीन रेतों को देखकर उसका मन है उस अद्भुत सौंदर्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है। उसे एक अलग सा ही अनुभव होता है। और फिर लेखक को उस समय कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लहरें हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर आ रही थी। पानी का जो है विस्तार है वो बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में लेखक ने जब अंतिम लहर को अपनी तरफ आते देखा तो वो चट्टान के ऊपर चढ़ गया और फिर एक छोटी सी चट्टान से टकराकर ऊपर की तरफ चढ़ा। हालांकि उसका हाथ थोड़ा सा छिल गया, लेकिन उसने जैसे ही वो चट्टान के ऊपर चढ़कर उसने दूसरी किनारे की तरफ देखा तो उस दौरान उसे एक सुकून का अनुभव हुआ, एक राहत का अनुभव हुआ। कारण था कि उसे डर था कि वो पता नहीं होटल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर उसे काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान नज़र आ रहा था, समुद्र का किनारा नज़र आ रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो टहल रहे थे। तो उसे देखकर लेखक का मन है वो प्रसन्न हो गया। अब उसे एक शांति का अनुभव हुआ कि अब वो होटल में पहुँच जाएगा और फिर उसे जो है गंतव्य मिल जाएगा। उसी के आगे का पॉइंट्स या आगे का अंश जो है हम पढ़ते हैं। रात का समय है। कैप होटल का लॉन है। लॉन यानी घास, ठीक है, एक प्रकार की घास होती है लॉन। और फिर वहाँ पे जो घास में कुर्सियाँ लगी हुई है होटल के बाहर की तरफ लॉन में लेखक है वो बैठा है। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ। वो हिंद महासागर की तरफ देख रहा है। सामने सागर का विस्तार है और उसे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है और कुछ टहनियाँ पेड़ पौधों की, क्योंकि वो लॉन में बैठा है और उसमें वो जो चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी हिलती हुई टहनियाँ उसको नज़र आ रही है शाम के अंधेरे में। नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, और उसे दूर से वहीं बैठे बैठे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं। एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में टॉर्च है और वो कहीं जाता जा रहा है। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी, और फिर उसने दूर समुद्र की तरफ देखा जहाँ पर उसे एक जहाज दिखाई दे रहा था। उसकी हल्की सी रोशनी, जो उसकी लाइट्स जो होता है, उसका प्रकाश जो होता है वो उसे दिखाई दे रहा था। मन बहुत बेचैन था लेखक का। आज मन बेचैन था, कारण बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। बेचैनी भी इस तरीके की कि न तो पूरी न अधूरी, यानी अधबीच की, जिसे हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से मिट्टी सूखी हो, आधी सूखी और आधी गीली, तो वैसी बेचैनी लेखक भी अपने अंदर महसूस कर रहा था। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था कि अभी कई सप्ताह वहाँ रहूँ। लेखक ने इस कन्याकुमारी को देखा, जाना, घूमा फिरा। उसके बाद लेखक के मन में कन्याकुमारी के प्रति अब तक का लगाव हो चुका था। हालांकि लेखक ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। अब यहाँ पर ये जगह उसे काफ़ी रोमांचक लगी, काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन लेखक के मन में ये बेचैनी इस तरह थी कि उसे वहाँ रहना भी चाह रहा था, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। लेखक की भूलने की आदत थी। स्वाभाविक है कि हम कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। लेखक भी ठीक भूलने की आदत से अपने कुछ चीज़ें हैं या कुछ गलती कर आए थे। हिमाकत करना यानी कुछ गलती कर देना। तो लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। तो लेखक ने अब महसूस होने लगा था कि इस भुलक्कड़पन के कारण अब उसे वापस गोवा की तरफ जाना पड़ेगा। और वो गलती क्या थी देखिए,
अपने सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कनानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे मेज की दराज पर छोड़ आया हूँ। लेखक कनानौर गोवा के आसपास का क्षेत्र और वहाँ पे लेखक काफ़ी लंबे समय तक रुका था और वहीं जो उसने यात्रा वृतांत किया था या कह सकते हैं यात्रा जो की थी उस यात्रा का वृतांत है वो उसने उन पन्नों के अंदर लिखा था। और चूंकि वो वहाँ ठहरा हुआ था तो वहीं दराज में मेज की दराज जो होती ड्रॉर जिसे हम कहते हैं उसने वो छोड़ाया। अब मुझे दो में से एक को चुनना था। अब लेखक के पास थोड़ी कठिनाई थी कि या तो वो यात्रा कर ले, यहाँ कन्याकुमारी को घूम ले, या फिर जो चीज़ वो भूल के आया था, जो पन्ने जो उसकी यात्रा की यादें थी या लेखक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो ऐसे में या तो वो यात्रा को चुन लेता या फिर उन कागजों के लिए वो वापस चला जाता। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, सुंदरता थी कन्याकुमारी की, सूर्यास्त और सूर्योदय, समुद्र तट और वहाँ की रेत, लेखक वहाँ की रेत से भी बड़ा प्रभावित हुआ था। दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज जो शायद अब भी सेवाए होटल की एक दराज में बंद थे। लेखक जहाँ ठहरा था उस होटल का नाम था सेवाए होटल और लेखक को लगता था अभी भी वो जहाँ भूल के आया वो कागज वहाँ एज इट इज़ मौजूद होंगे या वहाँ पर रहे होंगे। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता था। लेखक लगातार निहार रहा था दूर से हिंद महासागर को और पेड़ पौधों की उन टहनियों को जो हिलती हुई दिखाई दे रही थी और हाशिए में बंद महासागर के पानी से, हाशिए में यानी दूर से जो दिखाई दे रहा था महासागर का जल, और वो उन्हें सोच सोच कर लेखक मनी मन सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी लेखक ने कुछ महसूस किया, वो था स्वर, संगीत का स्वर। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा, यानी कुछ गाने की आवाज़ें लेखक को सुनाई देने लगी जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस, कॉन्वेंट यानी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, कंपाउंड में आकर रुकी, कैप होटल के कंपाउंड में आकर रुकी है। कंपाउंड यानी मैदान, ठीक है, कंपाउंड में आकर रुकी। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी। लड़कियां चूंकि टूर पे निकली हुई होगी, भ्रमण पे निकली हुई होगी, यात्रा पर, और ऐसे में जो है लड़कियां हैं वो गीत गाती है, एंजॉय करती है। तो ठीक उस होटल के अंदर भी ऐसा ही कोई स्टूडेंट्स का टूर था और वो जो बच्चे थे, लड़कियां जो थी वो कॉन्वेंट स्कूल की थी। वहाँ कंपाउंड में आके, कैप होटल के कंपाउंड में आकर उनकी बस रुकी और बस में बैठी लड़कियां हैं वो अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी, कि वो अंग्रेजी में गीत को गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। समुद्र का सितारा यानी समुद्र के ऊपर जो उगता हुआ सितारा दिखाई देता है उसको ऐसा कुछ गाना था। उस गीत को सुनते हुए और दूर जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकते तारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। एक तो गीत भी समुद्र से संबंधित था, उसके बाद समुद्र के ऊपर जो तारे चमकते हैं, जो पहला तारा या चमकते सितारे जो आकाश में हैं और समुद्र की रोशनी में वो तारे अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में जो है लड़कियां वो गाना गा रही थी। लेखक दूर जहाज को भी देख रहा था, ऊपर से जो है चमकते सितारे को भी उसका वो देख रहा था। तो जहाज भी जाता हुआ दिख रहा था और सितारे भी देख रहा था। तो मन ही मन उसको उदास होने लगा था। कारण था कि अब उसे भी जाना है। गहरी सांझ की सुरमई रंग में रंगी ये आवाज़ मन की गहराई में किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। यानी लेखक उस दर्द को महसूस कर रहा था, उस शाम की सुंदरता को महसूस कर रहा था सुरमई रंग में, यानी एक अलग ही अंदाज था उसका। लेकिन उसके मन में हल्के हल्के कि जाना तो सभी को है, क्योंकि वो जहाज को जाते हुए देख रहा था। यानी उसे भी पता है कि मुझे भी एक दिन ये कन्याकुमारी छोड़ना है। तो जब ये गाना गा रही थी तो लेखक को भी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था, या वो सुन रहा था, लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। यानी वो गाना लेखक को ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा, या उस गाने के अंदर
कुछ ऐसा था कि लेखक को वहाँ रुकने का मन है वो हो रहा था। लेकिन इससे भी जिद्दी एक और रोया था। रोया यानी रोम रोम, ठीक है, रोम यानी मन के दो रूप यहाँ पे बताए हैं। रोया यानी यहाँ पे रोए से मतलब तो रोम होता है, लेकिन यहाँ पे रोए से यहाँ दो तरफा मन है लेखक का। एक मन तो उसे ये कह रहा है कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, और दूसरा मन ये कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था। दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था, और लेखक के मन में चल रहा था कि शायद मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, अन्यथा मेरे जो पन्ने लिखे हुए हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे। तो उसके दो मन हो रहे थे, लेखक के दो मन हो रहे थे, बार बार विचार आ रहे थे, विचार जा रहे थे। एक विचार तो ये था कि वो यहाँ रुक जाए और कन्याकुमारी के सौंदर्य का आनंद ले, और दूसरा मन उसे हो रहा था कि मुझे वहाँ चला जाना चाहिए, क्योंकि उसने उनकी यादों में बहुत कुछ लिख रखा था, उस यात्रा के बारे में बहुत कुछ लिख रखा था कि लेखक के लिए वो जो है सुंदरतम पल थे जो उसने इधर इधर घूमे थे या गोवा से कन्याकुमारी के मध्य की यात्रा की थी। उस यात्रा वृतांत की सारी यादें हैं उन पन्नों के अंदर थी। तो लेखक के मन में बहुत बार वो टाइम टेबल घूम रहा था कि कौन सी बस वहाँ जाएगी, पहली बस कितने बजे जाती है, दूसरी बस कितने बजे जाती है, वापस कब मिलेगी। तो इस तरह से उसके मन में अटकलें चल रही थी। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया के साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। हिंद से यानी कड़ियाँ, ठीक है, हिंद से मतलब कड़ियाँ। तो टाइम टेबल की कड़ियाँ भी जुड़ती जा रही थी कि किस प्रकार से मुझे पहली बस मिलेगी, दूसरी बस मिलेगी, तीसरी बस। तो वो समय का टाइम टेबल है वो महसूस करता जा रहा था। पहली बस 7:15, वो सोच रहा था कि पहली बस इतने बजे जाएगी, दूसरी बस 8:35 पे, 8:30 बजे, तीसरी, और इस प्रकार से। थोड़ी देर में बस लौट गई। वो देख भी रहा था कि बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए। जो लड़कियां कॉन्वेंट की बस आई थी वो जलपान करके निकल गई। गीत के स्वर विलीन हो गए। विलीन यानी दूर हो गए, सुनाई देना बंद हो गए, और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। हिंदसों की चरखी यानी लेखक के मन में जो बार बार जो टाइम टेबल जो चल रहा था, समय का जो चक्र चल रहा था कि कितने बजे जाना है, कितने बजे आएगी, कितने बजे पहली बस जाएगी। तो इस प्रकार है उसके अंदर ये कड़ियाँ हैं बस के आने जाने की चलती रही। लेखक बताता है कि ग्रेजुएट नवयुवक बता रहा था, ग्रेजुएट यानी BA तक पढ़ा हुआ स्नातक, कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। यानी कन्याकुमारी में लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और काफ़ी लोग हैं वो स्नातक हैं यानी BA तक पढ़े हुए हैं, और उस आबादी में यानी उस जनता की कम से कम 400 से 500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, यानी उनके पास नौकरियां नहीं हैं या उनके पास रोजगार नहीं है। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है। यानी वो कह रहा है, युवक है, ग्रेजुएट नवयुवक है, लेखक के पास है, और वो ये कहता है, वो बातें कर रहा है लेखक से, और लेखक को कहता है कि 8,000 की आबादी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो बेकार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेकार है। तो वो कह रहा है कि उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है, कि 100 स्टूडेंट्स या 100 युवक ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और ग्रेजुएट हैं, जिनके पास डिग्री है। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना, यानी बेरोजगारी है। जब जब किसी भी प्रकार का विज्ञापन आता है तो उन विज्ञापनों को देखते हैं और अर्जियां देते हैं, यानी अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, बैठकर आपस में बहस भी करते हैं। बहस करना यानी तर्क वितर्क करना, किसी भी बात को लेकर, किसी ज्ञान की बात को लेकर, किसी सामान्य प्रश्न को लेकर, या जो भी मन के अंदर किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क है या किसी भी प्रकार का कोई संदेह संशय है, उन पर वो विचार करते रहते हैं, अपना ज्ञान है एक दूसरे को बांटते रहते हैं। वह खुद वहाँ फोटो एल्बम बेचता था। जो युवक लेखक से बातें कर रहा है वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन साथ में उसके पास बेकार है, उसके पास भी धंधा नहीं है, तो वो फोटो एल्बम बेचकर गुजारा कर रहा था। अब फोटो एल्बम क्यों बेच रहा है? क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, ठीक है, और पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो घूम घामने के लिए आते हैं। तब लेखक जो है जिस युवक से बात कर रहा वो भी ये बताता है कि मैं भी फोटो एल्बम बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे छोटे काम करते थे। अब उनके पास बेकारी थी, नौकरियां नहीं थी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, तो वो ये कहते हैं कि हर कोई
छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। हम लोग सीपियों का गुदा खाते हैं, जो कि सी फूड होता है, एक तरह का समुद्री भोजन। सीपियाँ जो है समुद्र में मिलने वाली जो है शंख है, सीपियाँ हैं, उसमें से कुछ खाने योग्य पदार्थ निकलता है, तो उसे वो खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। दार्शनिक सिद्धांत यानी ज्ञान की बातें, आत्मा, परमात्मा, जो भी है ज्ञान, उपनिषद की बातें, तो उसके ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपनी बातें हैं वो करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है, मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल दिया। यानी लेखक से जो युवक बात कर रहा है उसने इस चट्टान के बारे में पूछा है। इस चट्टान से ये चट्टान के बारे में उसने कुछ कहा है कि इस चट्टान से हमें प्रेरणा मिलती है। अब वो चट्टान कौन सी है? ये वो चट्टान है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने कभी समाधि लगाई थी। भारत के महान संत यहाँ पर इस चट्टान के ऊपर बैठे थे और ये चट्टान आज भी वहाँ समुद्र की इन थप्पड़ों को खाती हुई भी वहाँ अड़ी खड़ी है। तो ये युवक जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि चट्टान से हमें प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा क्या है कि ये चट्टान भी इतने थप्पड़ों की खाने के बावजूद भी ये स्थिर खड़ी है, तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि जीवन भी संघर्ष है और इस संघर्ष में हमें किस तरीके से अपने आप को उभारना है, किस प्रकार से अपने आप को बाहर निकालना है। उससे ये इन नवयुवकों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी किसी न किसी प्रकार से संघर्ष करते रहना है और अंत में हमें भी कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। तो ये चट्टान जो महान संत जब कभी यहाँ बैठे थे, स्वामी विवेकानंद, तो इन चट्टान से उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो ये चट्टान इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि, और इसे आखिरी चट्टान नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, तो ये चट्टान उनकी पहचान, उनकी याद को बताती है। और वैसे भी इस चट्टान के माध्यम से भी ये भी पता चलता है, अगर हम स्वामी विवेकानंद को जानें तो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को कुछ न कुछ करते रहने की प्रेरणा दी थी। जीवन के संघर्षों से हारने की नहीं बल्कि उनसे उभरने की प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था, हे युवा, तुम उठो, जागो और जब तक तुम्हें मंजिल की प्राप्ति न हो, जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो, तब तक तुम प्रयास करते रहो। तो इस चट्टान से प्रेरणा अवश्य मिलती है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी ली और उसे तोड़ा और उसका गुदा है मुंह में डाल दिया, वो खा गया। यानी वहाँ के लोग हैं वो समुद्री भोजन करते हैं, तो उसने उसे खाया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी श्या चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। लेखक वापस दूसरे दिन के आधार पर कह रहा है, सूर्य उदित हो रहा है छोटे छोटे द्वीपों की तरह। वहाँ अनेक छोटी छोटी चट्टानें हैं, वो समुद्र के अंदर दिखाई दे रही हैं और सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। अर्घ्य देना यानी समुद्र को सूर्य को जल चढ़ाना। ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कि बहुत से लोग हैं वो सूर्य देवता की पूजा करते हैं और उसके आधार पे वो उगते हुए सूर्य दर्शन करते हैं और उन्हें जल चढ़ाकर अर्घ्य देते हैं। तो एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बेरे सरकारी मेहमानों का सूर्योदय के समय की कॉफ़ी भी पिला रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए थे। ऐसे में जो वेटर्स थे, जो बेरे थे, वो उनको कॉफ़ी पिला रहे थे। दो स्थानीय नव युवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं भी दिखला रही थी। यानी जो युवतियाँ थी वो भी कुछ बेचने का कार्य करती थी, शंख और मालाएं दिखला रही थी। यानी वो या तो खरीदने के लिए या फिर मालाएं भगवान को अर्पित करने के लिए। वे दोनों, और जैसे समुद्री चीज़ों से बनी हुई मालाएं भी होती है, वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। मालाओं का तोल मोल और अपने बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन। अब देखो यहाँ पे जो लोग थे, जो पर्यटक थे, वो दोनों काम कर रहे थे। दोनों काम यानी वो उनको वो चीज़ें भी चाहिए थी, जो मालाएं वगैरह, शंख वगैरह जो युवतियाँ बेच रही थी, उनका मोल भाव भी कर रहे थे और साथ में बाइनाक्यूलर से सूर्य दर्शन। बाइनाक्यूलर्स यानी दूरबीन, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसमें आया है। तो दूरबीन से सूर्य दर्शन यानी वो सुबह का सूर्य, कन्याकुमारी का सूर्योदय भी प्रसिद्ध है और सूर्यास्त भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे में ये पर्यटक है वो सब कुछ देख रहे थे, तो दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। मेरा साथी अब
मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे नौकरी के आंकड़े भी बता रहा था। लेखक चूँकि अपनी यात्रा को लिख रहा होगा और उसने बहुत कुछ जानकारी कन्याकुमारी के बारे में अर्जित की थी, तो ऐसे में जो ग्रेजुएट नवयुवक था वो उसे बता रहे जो है लेखक से बातें कर रहा था और साथ में ये बता रहे थे कि यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हैं। बहुत से कडलकाक हमारे आसपास तैर रहे थे। कडलकाक एक पक्षी होता है जो कि समुद्री पक्षी होता है, बतखों के समान छोटे छोटे। तो कडलकाक है वहाँ हमारे आसपास समुद्र के पास है, वहाँ समुद्र की पानी में तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता, इन दोनों से बेलाग, यानी देखिए लेखक ये कहता है कि वहाँ पे बेकारी थी, वहाँ बेरोजगारी थी और बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं था। लेकिन लेखक ये कहते हैं कि कडलकाक वो शांति के साथ तैर रहे थे क्योंकि उनके जीवन में बेकारी से का कोई मतलब नहीं था। उनके जीवन में जो है समस्याएं थी नहीं, बस उनका तो आनंद था प्रकृति के अंदर सैर करना। तो यहाँ पे पक्षी है वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं, तो उस और भी इशारा किया गया है क्योंकि ये बेखौफ बेलाग, इनका कोई डर नहीं, उनको किस प्रकार से जीवन जीना है। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ घुमा कर लाएंगे। लेखक है वो समुद्र भ्रमण के लिए निकला है नाव पर बैठकर, और उन्होंने लेखक को ये कहा कि हम घुमाकर घाट की तरफ नाव को ले आएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में जाने के हक में नहीं थे। मल्लाह जो कि नाव चलाने वाले हैं, तो वो उस तरफ जहाँ समुद्र में बार बार लहरें उठ रही थी वहाँ जाना नहीं चाहता था। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। जिस तरफ साथियों ने इशारा किया था वहाँ ले चले। नाव स्वामी विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। यानी वहाँ पानी का तेज तीव्र वेग था। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। यानी वहाँ पानी जो है खतरनाक गति से तेजी के साथ है, वहाँ थपेड़े थे, यानी एक तरह से तूफानी रूप था वहाँ पर पानी का। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा, यानी जिस रास्ते से लेखक या मल्लाह उन्हें लेके आए थे वो भी डरावना था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे नाव आगे बढ़ रही थी खतरा और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने पर जरूर उलट जाएगी। यानी ऐसा लग रहा था उलट जाएगी या खतरे में पड़ जाएगी, समुद्र में सब डूब जाएंगे। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट के आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अब ये आत्महत्याएं क्यों होती है? कारण है कि बेरोजगारी है। युवक जो है पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में कई बार जो है लोग परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कभी घर वालों की तू मैं, तो कभी दोस्तों के जो है कह सकते हैं कमेंट्स, या कभी और जीवन की उलझने जिसके कारण लोग यहाँ आकर मर जाते हैं, आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। अभी लेखक को वो युवक है वो बातें कर रहा है कि अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो उसने ये बात भी बताई कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही किसी ने आत्महत्या की है, जो कि एक लड़की थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। लेखक ने कोई उस तरफ रुझान या ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था। मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच में अब कितना फासला है। यानी लेखक को शायद जल्दी थी, वो चले जाना चाहता था घाट की तरफ जल्दी। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। अचानक से एक लहर आई और तेजी के साथ नहर से जो है नाव से टकराई और नाव है वो उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच भंवर पड़ रहा था। भंवर यानी पानी के अंदर गोल गोल भंवर पड़ता है, और वहाँ पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल गई। अचानक से नाव का संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा, और पानी का जो भंवर है, पानी जो है गोल गोल आकार में लगातार घूमता जाता है और फिर वहाँ दूसरी तरफ निकल गई। यानी गोले से एकदम से यूँ आई नाव और निकल गई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। लेखक थोड़ा डरने लगा था, या उसे एक अलग सा महसूस हुआ कि नाव है वो पानी के अंदर लगातार घूमे जा रही थी।
चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। लगातार घूमने के बाद, जिसे जान पर ही बनाई थी लेखक की और मल्लाहों की, लेकिन वो बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। लेखक उसे चमत्कार मान रहा है कि हो सकता है कि ये मल्लाहों की कोशिश रही, या फिर हो सकता है कि ये ईश्वर का न्याय रहा कि उस नाव को उन्होंने बाहर निकाल दिया। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छू कर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। भंवर से दूर आ गया लेखक और युवक ने कहा कि हम उस चट्टान के पास जाकर आए हैं जहाँ से जिस चट्टान से उस युवती ने कूदकर आत्महत्या की थी, पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा था जब तक हम किनारे के पास नहीं पहुँच गए। लेखक के मन में शायद डर हो गया था और उसने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह भी वहाँ पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्ला उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं या जिस रास्ते से पहले ले गए थे। लेखक का मन है वो सशंकित था, या तो उसका मन है वहाँ घूम रहा था जहाँ कनानौर की होटल में जो पन्ने वो भूल आया था उसे लाना चाहता था, या फिर उसे जाने के नाम से अच्छा मन में महसूस नहीं हो रहा था, या फिर उस नाव में जो है भंवर के बीच में नाव अटक कर आई और फिर वो डर गया। जो भी है, लेखक का मन है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उन्हें प्रणाम भी करी थी। कन्याकुमारी में मंदिर है तो वहाँ पे जो है पूजा की घंटियाँ भी बज रही थी। भक्त लोग हैं वो इधर उधर आ जा रहे थे और लोग हैं वो प्रणाम भी कर रहे थे। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। सरकारी मेहमान जो कि सरकार गवर्नमेंट के जो अफसर वगैरह होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो घूमने के लिए आते हैं, तो वो भी जो गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़ल काकों के पंख एक से एक चमक रहे थे। मैं अब भी आँखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। यानी लेखक का मन है वो आशंकित था कि उसे अब जाना है और टाइम टेबल सोच रहा था कि कितने बजे मुझे जाना है, इतने बजे जाना है। तीसरी बस 9:40, चौथी बस, यानी लेखक के मन में बेचैनी थी वापस जाने की। जो पन्ने उसे छोड़ आए थे, जो यात्रा के पन्ने जो लिखे थे, उनको लाने के लिए। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुक कर कनानौर लौट आया। एक शाम और लेखक वहाँ रुका और कनानौर यानी वहाँ गोवा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ लौट आया लेखक। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ तो मिल गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर अपनी कॉपी बना ली थी। उन कागज़ों को मोड़कर चौकीदार ने उसे काम में ले लिया था। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, एक ही तरफ लेखक ने लिख रखा था, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना भी शुरू कर दिया था। लेखक ये कहता है कि जो चौकीदार जिसने वो सारे कागज़ निकाल लिए थे और उन्हें एक तरफ कागज़ जो है लिखे हुए नहीं थे, एक तरफ तो लिख रखा था और दूसरी तरफ नहीं लिखा था, तो अब जो चौकीदार था वो अपना हिसाब किताब उस पर लिखना उसने शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। लेखक ने जब कॉपी वापस चौकीदार से ली तो चौकीदार का मन भी उतनी ही निराशा से भर गया लेखक जितना कि लेखक का मन है जब कन्याकुमारी में अपना सूटकेस खोलने पर उसका मन है वो बेचैन हो गया था कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, मैं वो पन्ने वहीं भूल आया। ठीक उसी प्रकार से चौकीदार ने भी अपना लंबा चौड़ा हिसाब है वो उस कॉपी में लिखा था और ऐसे में जैसे ही उसकी कॉपी या पन्ने जब हाथ से निकल गए तो चौकीदार को भी उतनी ही निराशा हुई जितनी कि लेखक को हुई थी। तो ये था छोटा सा यात्रा वृत्तांत जिसमें हमने लेखक की इस यात्रा को पढ़ा कि किस प्रकार से उसने गोवा से या कनानौर से लगाकर जो कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी और यात्रा के दौरान उसने सूर्यास्त दर्शन, सूर्योदय दर्शन, वहाँ की कई हिस्सों को उसने देखा और उसके मन में कन्याकुमारी के प्रति जो रोमांच था वो रोमांच
भी बना रहा और फिर वापस कनानौर है वो लौट आया। तो ये था हमारा टॉपिक। धन्यवाद।